फिर हम लोग रिवीजन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। और जैसे सर ने कहा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स इस बार इम्पोर्टेंट है, तो इसी का पहले रिवाइज कर लेते हैं। खांसी आ रही, उसकी तो टेंशन है नहीं। हेलो, जो सर ने कोड बताया था एसडीजी इंडिया इंडेक्स सर्वाधिक सुधार करने वाले 5 राज्य, किसी को याद है या फिर खाली राज्य का नाम भी याद है तो वो हैंड रेज कर सकते। अमन सर, कोड एक बार सर बोल दीजिएगा, फिर से मैं दिखा नहीं। जी सर, पहले अमन सर बता दें, फिर मैं कोड बता दूंगा। सर सर्वाधिक सुधार करने वाले में उत्तर प्रदेश है, फिर जम्मू कश्मीर है और उत्तराखंड है। कोड किसी को याद है? हिमांशु सर आप बता दीजिए। जी सर, सर कोड है उत्तर प्रदेश कश्मीर में उसी हरी के पास स्थिति सुधार करने गया। रमेश सर क्लियर है? सर एक बार फिर से बोलो, थोड़ा आराम से बोल दे। उत्तर प्रदेश कश्मीर में उसी हरी के पास स्थिति सुधार करने गया। सर ओके ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में किसका प्रथम स्थान है? रोहित सर। सर केरल और उत्तराखंड का जो है प्रथम स्थान है इसमें 79 स्कोर के साथ। जी जी जी। तो नूतन मैम बताएंगे इसका जो सर ने कोड बताया था। सर कोड तो याद नहीं है। ठीक है, फिर कोई और बताना चाहेगा? पल्लवी मैम। सर वो बताया सर, बताओ सर बोलू? हाँ पल्लवी मैम आप बोलिए। अच्छा, ये फर्स्ट पे केरल उत्तराखंड है और लास्ट में मतलब इसका था कोड के उत्तरा बिहार में यूपी 18। यही है ना सर? ये वाला तो वो वाला था ना जो एसडीजी के उत्तरा बिहार में यूपी 18 चंडी लता। तो ये मतलब जो कोड है ये जैसे संयुक्त रैंकिंग में जो संयुक्त रैंकिंग है अंतिम। सर आप लाइन से पूछ रहे हैं, जो उसका पूछ रहे हैं क्या? हाँ लाइन से जो है ना शीर्ष राज्य उसका पूछ रहे हैं। अच्छा, इसका है केऊत गोहिमा में सिक्का पंजा करे गुआ लते लाई कुछ। हाँ गुआ लते लाई जाई जाई। हाँ ग्वालते जाई। हाँ गुआलते जाई, यस। माइक ऑफ कर लीजिए सर। एसडीजी इंडिया रैंकिंग 2023-24 में अंतिम 6 रैंक पर स्थित राज्य, जो अंतिम राज्य है वो कौन सा है? विवेक सर। बिहार। जी बिहार है। कन्हैया सर आपको कोड याद है तो बता दीजिए। क्या चीज? सर कोड नहीं याद है। सर कोड नहीं याद है। हाँ सर नाम बता दीजिए। लास्ट के 28, 27 और 25 में जो है सर का नाम बता दीजिए आप। सर 28 तो उत्तर प्रदेश है, वो बिहार है, और 27 झारखंड, और 26 पर यानी 26 पर कोई नहीं है, शायद 25 पर नागालैंड और मेघालय है। अब सर उसके बाद याद नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। किसी को कोड याद है? बिहार झार नाग में अरुण असम के साथ उड़ी। हाँ बिहार झार नाग में के साथ यूपी 18। यूपी कौन से श्रेणी में है? एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर या अचीवर? निधि मैम। फ्रंट रनर में है यूपी। परफॉर्मर में कितने राज्य हैं? मतलब कि गुरु बन गए हैं।
सौरभ सर, ज्योति मैम, ज्योति मैम। 4 है सर इसमें। मेघाधारी बिहार में। जी, जी, जी। क्यों? मुझे तो बोरिंग। अरे भाई संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? अमन सर। सर 25 जून को। तो भैया नहीं खाना है, लगे पड़े। 25 जून। वो खा बस जो एसडीजी जो यूएन यूनाइटेड नेशन का एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 कौन सा है? क्या सर? मैं बोल रहा हूँ जो एसडीजी है, यूनाइटेड नेशन का एसडीजी गोल नंबर 12 कौन सा है? सर खाद्य पैटर्न है। उपभोग पैटर्न। एआई प्रशंसा दिवस, एआई एप्रिसिएशन डे, ये कब मनाया जाएगा? कब घोषणा हुई है कौन से दिन मनाने की? 16 जुलाई। हैदराबाद मुक्ति दिवस तो बताएंगे विधि मैम। 17 सितंबर। 17 सितंबर। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऐश्वर्या मैम। 27 सितंबर। अनामिका मैम, आप बता दीजिए थीम क्या थी इस बार? अमन सर। ट्रैवल फॉर पीस। टूरिज्म है। टूरिज्म एंड पीस। टूरिज्म एंड पीस। सर आवाज नहीं आ रही था। हाँ सर, अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ और कोई क्वेश्चन देखिए। वाद्य यंत्र वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, जो विभिन्न राज्यों के वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि है। उत्तर प्रदेश के वाद्य यंत्र नाम बताता हूँ, फिर आप लोग स्टेट बताइएगा। त्रिकोल और सरोद कहाँ का वाद्य यंत्र है? कन्हैया सर। सर सरोद सर गुजरात है क्या? सरोद सर पश्चिम बंगाल का है। त्रिकोल और सरोद। अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी न्यावा सेवा सेतु की कुल लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। इसका दूसरा नाम क्या है? मानसी सर। मुंबई ट्रांस हार्बर। ये किससे कनेक्ट करेगा बताएंगे अमन सर। सर ये नवाब सेवा कुछ ऐसे ही है। नवाब सेवा को कनेक्ट करेगा। सही जा रहे हैं, बस थोड़ा सा और कहाँ से किसको करेगा? निधि मैम। सर मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करेगा डायरेक्टली। हाँ, मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करेगा। ये कितने लेन का पुल है रोहित सर? रोहित सर। सर ये 6 लेन का है। जी जी सही है सर, 6 लेन का है। सही है सर, सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम
क्या थी? और लोग भी पार्टिसिपेट करिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी? रोहित सर। सर वेस्ट टू वेल्थ था 2023 का। जी 2024 की थीम क्या थी ये बताएंगे? कोई बताना चाहेगा? कन्हैया सर। रिड्यूस ट्रिपल आर रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। ट्रिपल आर रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। तो वो क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहा है कि आप लोग पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं? क्या मैं सही से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ या फिर क्या कारण है आप लोग पार्टिसिपेट बहुत कम कर रहे हैं? क्वेश्चन सही लग रहा है ना आप लोग को? हाँ सर सही है। जी सर सही है। सर थोड़ा बाहर है अभी। ठीक है सर अरुण सर। और लोग भी पार्टिसिपेट करिए। नमो ड्रोन दीदी योजना वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी प्रदान की? पल्लवी मैम। सर 29 नवंबर 2023 को। जी बिल्कुल सही है। नैनो डीएपी या नैनो यूरिया, तो नैनो यूरिया का जो फर्स्ट प्लांट लगाया गया था वो कहाँ पे लगाया गया? राजस्थान है क्या सर? राजस्थान पे गुजरात या कलोल है कुछ ऐसा ही है। कलोल है, कलोल गुजरात है, बिल्कुल सही है। और यूपी में सर कहाँ लगाया गया था कोई बताएगा? हाँ सर फूलपुर है। जी फूलपुर प्रयागराज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जो हुआ है तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा कुल सीटें कितनी है? तो मैं आप दोनों को शादी के बाद वीरेंद्र सर। पहली गिफ्ट 90 सीट है। सर ये पूछना था कि क्लासेस अभी 9 बजे से कर रही है कि 10 बजे से? सर मैं अभी नहीं सर 9 बजे से 10 बजे तक मैम का सेशन था, संध्या मैम आ जाएंगी और उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई है। अब क्लासेस चल रही है तो अभी मैं सर रिवीजन करा रहा हूँ, फिर अभी भागीरथी सर 5 मिनट में ज्वाइन हो जाएंगे, फिर हम लोग कल जहाँ पे छोड़े थे वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। अच्छा सर क्या वो मैडम वाली का क्लास रिकॉर्डेड होगी? हाँ सर रिकॉर्डिंग की गई है। अच्छा प्रोवाइड है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सीट कितनी है? सर 90। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? अमन सर। सर 2000 सन 2000 एग्जैक्ट डेट तो बताए। 1 नवंबर 2000। राज्यों के गठन का क्रम है, किसी को याद हो तो वो हैंड रेज करें। जॉर्डन सर। ये CUJ करके मैं एक तरीके से कोड बनाया हूँ 1/9 और अगर गलत नहीं हो तो 15 नवंबर जो है छत्तीसगढ़ था 1 नवंबर 2000, फिर उसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड था 9 नवंबर 2000 को, और फिर ये झारखंड था 15 नवंबर 2000 को। और पूरा जो सर है गुजरात से लेके वो यादव राज्यों का गठन का क्रम। सर ये हाँ कन्हैया सर आप बताइए। सर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 में अलग हुए थे। फिर 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा पंजाब, 1971 में हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1977, और 72 में मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा, 75 में सिक्किम, 87 में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, 87 में सर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, और सन 2000 में
और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और 2014 में तेलंगाना। हिमांशु सर क्या बोल रहे हैं आप? सर शायद मेघालय का गठन 1970 में हुआ। नहीं, 72 में। देख उसमें क्या है, एक बात देखिए, 1971 किसका, 1971 किसका है? 1971 HP है, हिमाचल प्रदेश, 25 जनवरी 1971। और उसका क्या कहते हैं कि मेघालय और त्रिपुरा और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हाँ नहीं, मिजोरम नहीं, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इसका है 21 जनवरी 1962। और क्या कहते हैं कि गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इसका जो है शायद फरवरी में 1987 है, शायद फरवरी। गोवा, अरुणाचल और मिजोरम का 1987 है। हाँ, 20 फरवरी 1987। जी बोलिए सर। मेघालय का गठन 1970 में हुआ। नहीं, तीनों ये बता रहे हैं ना, 21 जनवरी 1972। मणिपुर, मेघालय और सुनिए सर, आप लोग उसको देखिए, मेघालय का गठन छोड़िए, मेघालय को राज्य के रूप में जब भारत में शामिल हुआ है तो 1972 है, ठीक है हिमांशु सर। गुनाहाई मत्री में सिमी अर्गो छौझा तेज का कोड है, ठीक है, छौझा तेज, इसे आप लोग ध्यान रखिए। गुनाहाई मत्री में सिमिया गो छौझा तेज। तो जो मेघालय है और सर गुनाहाई मत्री में, तो ये जो है एक साथ बने थे 1972 में मेघालय, ठीक है, राज्य के रूप में, यूनियन टेरिटरी के रूप में अलग समय में आए। तो अभी पहले क्लास लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, अभी फिर डिस्कस मत कीजिए इस पे, नितिन रहने तो मैं बता दूंगा इसको। ठीक ना रहने में सामने आपको कोड जो सर बता रहे थे वो गुनाही मत्री में क्या रहता है जब इतने लोग आपकी सिमी अर्गो छौझा तेज। जो हिम्मत ना है जैसे तो बोल देते चुप। इसमें पंजाब हरियाणा वाला सब नहीं शामिल है, एक नंबर में छा सकता है। अंग्रेजी आ रही है। क्या बोले सर? रिपीट करिए सर। गुनाही मत्री में सिमी अर्गो छौझा तेज। क्या गई आप? सिमी अर्गो छौझा तेज। सही है, दूर जाइए आप। सर मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा फोटो ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग रिवीजन के क्रम में। गांगे डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जली जीव घोषित किया गया था। तो नेशनल डॉल्फिन डे कौन से दिन मनाया जाता है? अमन सर। 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से अधिनियम को, ये एक्ट जो आया था केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये कब आया था? सर 2009 में आया था। और ये विश्वविद्यालय जो है तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जा रहा है। ट्रैवल फॉर लाइफ जो है, अभी सर कल भी बताया था ट्रैवल फॉर लाइफ। ट्रैवल फॉर लाइफ हाँ, तो सर पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जो मिशन लाइफ को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री ने कब घोषित किया था, मतलब इसकी घोषणा कब की थी और कहाँ पे की? सर 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में किया था, जब ये इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था उस समय, COP26 में। COP26। ओके नितिन ठीक है। आप लोगों को ये बताइए, ये जो राज्यों का गठन का क्रम है, और चैनल पे भी डाला गया था, ग्रुप में भी डाला गया था, साथ में कोड भी लिखा गया था वहां पे, आप लोगों ने उसे नोट नहीं किया अभी तक। और इससे रिलेटेड प्रश्न अगर गलत होगा ना, बहुत पछताएंगे आप लोग। एक बार नहीं, बार बताया गया है। गुनाही मत्री में सिमी अर्गो छौझा तेज, ये पूरा आप लोगों को ग्रुप में भी डाला गया है, आप लोग उसे नोट नहीं किए हैं अभी तक।
जी मोहित सर। हाँ तो तेज लदा वो तो यूटी में हो जाएगा, बट स्टेट अगर पूछे तो स्टेट में इसे रखिए। तेज लदा तो पूरा कोड ही तो बना दिए थे, ठीक है। ये लाइन से आप लोगों को याद रखना है। अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आप गलत करेंगे, देखिए जो चीजें हैं जो बार बार पूछती हैं वो आप लोगों को निश्चित रूप से दी जा रही हैं, चाहे कोड के माध्यम से हो, चाहे वो टॉपिक के माध्यम से हो, जो भी दी जा रही है आप लोगों का काम रिवीजन करना। जैसे मैम ने बोला कि लास्ट टाइम में हमें सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना होता है, और आप लोग देख ही रहे हैं कि मैम आज बोल रही हैं हम लोग 4 से 5 दिन यानी मंगल बुधवार से ये काम हम लोगों ने शुरू कर दिया था, ठीक है। तो यानी आज सोमवार है और लगभग 6 दिन पहले हम लोगों ने शुरू कर दिया इस काम को, सिलेक्टेड टॉपिक के साथ पढ़ाई करना, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग चीज चल रही है सिस्टम से चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। और आप लोग निश्चित रूप से जो कोर ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कोर ग्रुप में सबको फायदा होगा, और कोर ग्रुप से रिजल्ट की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहां के जो सिलेक्टेड टॉपिक है आप लोग पढ़ते जाएंगे, लगातार पढ़ रहे हैं। तो हम लोग आते हैं पेज नंबर 92 पे, जल्दी से पहुंच के हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से। दृष्टि के पेज नंबर 92 पे चलिए, ओके आ जाइए पेज नंबर 92 पे। राजकोषीय घटनाक्रम। जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और अपने जन्म दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओडिशा सरकार की एक प्रमुख योजना है सुभद्रा। कौन सी योजना है? सुभद्रा योजना की शुरुआत की है भुवनेश्वर से। कहां से किया है? सुभद्रा योजना की शुरुआत किया है भुवनेश्वर से। ये याद रखने वाली चीज है कि उड़ीसा सरकार की योजना है सुभद्रा योजना, और इसकी शुरुआत किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने की है, अपने जन्म दिवस के दिन, अपने जन्म दिवस के दिन, ठीक है। ये चीजें इस तरह से भी ऐसे याद रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और बहन सुभद्रा जी से, यानी सुभद्रा जी किसकी बहन मानी जाती हैं हमारे पौराणिक कथाओं में, और जिनकी बहुत बड़ा जो निकलता है। जी निधि मैम बताइए, आप निधि मैम बताइए। ये कृष्ण अर्जुन और उनके जो भाई बलराम, बलराम सर, जो यात्रा निकलती है, ठीक है। हाँ सर, वो मूर्ति में भी दोनों भाई का बगल में है और बीच में, हाँ ठीक है, वही इसी से याद भी रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सुभद्रा योजना जो है ये महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है, ठीक है। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसमें शामिल होने की उम्मीद है, मतलब 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसमें शामिल करने का लक्ष्य है। इसमें 21 से 60 वर्ष की, या ठीक है 21 से 60 वर्ष है। देखिए इतना डिटेल हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है ये उड़ीसा सरकार की योजना है, तो इसलिए उड़ीसा के लिए स्पेशल है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। बस इतना याद रखिएगा, सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? ओडिशा से है। किस राज्य से? ओडिशा से है। इसके अलावा इस योजना के बारे में अगर थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं कि क्या क्या है, कितने हजार रुपए का क्या दिया जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, उस दिन 5,000 रुपए 2 किस्तों में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब मेन जो है उड़ीसा के स्पेशल के लिए रहेगा। हमारे लिए जो सिलेक्टेड है, जैसा कि मैंने बताया कि हमें बस ये देखना है कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसी दूसरे स्टेट की जो योजनाएं है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। आ जाइए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, जैसा कि आप जानते हैं एनपीएस के स्थान पर ओपीएस के स्थान पर एनपीएस कब से लागू है? ओपीएस के स्थान पर एनपीएस कब से लागू है भारत में? जी, और कोई? उपेंद्र सर आप बताइए। 2005 है सर। 2005 से है कि 2004 है? जहाँ तक जो भी गवर्नमेंट जॉब, 2004 है सर 1 अप्रैल 2004। जी 2004 है। चूंकि जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। रिशु मैम आप अच्छे से बता सकती हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट। जी सर 2004 ही है सर। जी ठीक है। अब उसके स्थान पर चूंकि ओपीएस के स्थान पे एनपीएस आया था, और एनपीएस के स्थान पर जो है वात्सल योजना आ रही है, ठीक है। दूसरी मतलब आ रही है भारत सरकार, उसके बारे में डिटेल शायद आप लोगों को भेजा गया था कि नहीं भेजा गया था, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। यूपीएस है। यूपीएस सर पढ़ाया भी है आपने सर। 1 अप्रैल से लागू होगा सर। हाँ तो वही चीज है। यूपीएस के लिए जो है पीएफआरडीए आया है, पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण 2004 में। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिएगा। एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस तीनों जो आ चुका है, कब आया था और कितने दिनों तक लगा, ठीक है। तो देखिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जो है आप लोगों को जैसे पता ही है कि पेंशन यानी पेंशन वाला इंडेक्स एक आया था ना, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में सर्वाधिक पेंशन कहाँ जाती है? पेंशन मतलब कहाँ जाती है, कौन बताएगा? जी पल्लवी में बताइए। पेंशन नीदरलैंड। और बताएगा था भारत की जो रैंकिंग कितनी थी? भारत की रैंकिंग कितनी है? हिमांशु सर।
ठीक है, ठीक है। हो अरुण सर बताएंगे कुल कितने लोग हैं, कुल कितने देश शामिल हैं इसमें? अरुण सर कुल कितने देश शामिल हैं? नितिन? 47। कोड क्या था? पेंशन जब मिलती है तो नींद बड़े अच्छे से आती है, 45/47। कोड यही था ना? पेंशन जब मिलती है तो नींद आई डे में 45/47। ठीक है, नींद आई डे में 45/47। ठीक है, अब देखिए, अब पेंशन आया, हम लोगों ने पेंशन इंडेक्स देख लिया एक बार, तो आपको भी ऐसे पढ़ना होता है, पढ़ देते ये दिमाग में कोई चीज आए तो तुरंत उसको स्टिक करके, मतलब कहाँ से इस चीज जुड़ सकती है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो उनके मंत्री मनसुख मांडविया जी ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 हेतु केंद्रीकृत पेंशन भुगतान जो है प्रणाली यानी सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। किसके लिए? सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में लागू होगी। किसी भी बैंक में किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पाना संभव हो जाएगा, यानी किसी भी बैंक में किसी भी शाखा से आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक बहुधा देखा जाता है कि पेंशन जो है जिस बैंक में खाता है और जहाँ पे कर्मचारी अपनी अंतिम सेवा प्रदान कर रहा होता है, वहां से ही जाके लेना पड़ता है, उठाना पड़ता है और अपनी बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा अगर सरकार कर देगी तो बहुत सारी सुविधाएं जो होंगी पेंशन भोगियों को प्राप्त होने लगेंगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या है कि सीपीपीएस को मंजूरी प्राप्त होने से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में 78 लाख से अधिक जो ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ होगा, ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ होगा। और यह प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना, मतलब जो भी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो होती हैं, उसे क्या होगा, बैंक शाखा को बदल दिया जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत लंबा प्रोसेसिंग नहीं करना है, बहुत कम समय में ये काम हो जाएगा। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीपीपीएस की सुविधा 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ के वर्तमान संचालित आईटी आधुनिक प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज्ड आईटी इनबिल्ट सिस्टम 2.0, कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए इसको। आज ये केंद्रीय बजट 2024-25 ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों ने बजट के पूरे टॉपिक को रिवीजन कर लिया है, पढ़ लिया है, अब ये मान लीजिए कि रिवीजन है, तीसरी बार हो रहा है रिवीजन। अब उम्मीद करेंगे कि बजट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने पाएगा। अगर गलत हुआ तो उनकी खुद की कमी है कि उन्होंने अपनी सुधार नहीं किया है। 2 बार पहले पढ़ा जा चुका है, तीसरी बार पढ़ा रहे हैं और चौथी बार रिवीजन के क्रम में पढ़ा देंगे। 4 बार आप पढ़ के बजट जाएंगे, सब लोग 1 से 2 बार पढ़ के जाएंगे, हम 4 बार पढ़ के जा रहे हैं, निश्चित रूप से फायदा होगा। 23 जुलाई को, ठीक है, 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी ने, कौन सा बजट था इनका, किस नंबर का था, कौन बताएगा? किस नंबर का बजट इन्होंने प्रस्तुत किया था? जी नूतन मैम आप बताइए। 7वां बजट था। 7वां, ठीक है। तो 7वां बजट था। ठीक है, ये भी याद रखना है। इस बजट का कुल आकार कितना था, अब आप लोगों को बताना है। देखते हैं खटाखट, ये तो सामने है ही, ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं किसको याद है। विषय में बताइए आप। 48-20-512। 48-20-512। वैसे 512 कुछ याद आ रहा है? 512 क्या था? 512 कुछ है भारतीय इतिहास में या कहीं से जुड़ा हुआ? वैसे तो नहीं है कुछ। 512 छोड़ दीजिए। 511 था पहले जो आईपीसी था, आईपीसी में, और रमेश सर पहले 511 था ना सेक्शन आईपीसी में? हाँ सर 511 था जी, 511 था आईपीसी में। ठीक है, चलिए, तो 2025 में जो कुल प्राप्तियां हैं 48-20-512। आप ये भी देख सकते हैं जो बजट का आकार है वही प्राप्तियां हैं। ठीक, और प्राप्तियों में से ऋण को निकाल देने के, यानी जो ऋण को छोड़ दिया जाए तो कुल प्राप्तियां जो है 320-720 जीरो है, 320-720 जीरो है। ठीक है, याद करना आसान है, 320-720। ठीक, 320-720 जीरो आगे बढ़ा दीजिए, 320-720। ठीक, याद रखिएगा। वैसे पूछेगा नहीं, बट अगर अंदर ले जाएंगे प्रश्न तो डिटेल अगर अंदर जाएगा तो प्रश्न कंफ्यूज होने से बच जाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद जो प्राप्तियां हैं कर से, जो कर की प्राप्तियां हैं, आपको पता है कर से भारत में कुल कितना आएगा? ये लगभग 25,83,499 करोड़ है। ध्यान, मतलब बिल्कुल मत दीजिएगा इतना। कर जो आता है, रुपये कर से आना, सबसे अधिक कर किससे आता है भारत में? कर किससे आएगा, कौन बताएगा? जी गणेश सर आप बताइए। सर 19% आयकर से। आयकर से, ठीक है, और सर 18% सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विस जीएसटी से, हाँ, और 17% निगम कर। उसके बाद सर सबसे ज्यादा 27% है उधार और अन्य देयताओं से।
देखिए मैम, ये कर प्राप्ति के ऊपर कर रहे हैं, उधार और अन्य अच्छा, देयताओं ठीक से, है। ठीक है। कर जो टैक्स, ठीक है, उधार और जो होता है वो टैक्स नहीं, वो ब्याज होता है, ठीक है मैम। यहाँ पे थोड़ा सर उत्पाद शुल्क से जो है 8% और 4% शायद सीमा शुल्क से है। हाँ ठीक है, वो अभी हम आगे करेंगे, इसी में भी मिलेगा, ठीक है। रमेश सर अभी रुक जाइए, अभी वहां पे आगे हम बढ़ते हैं तो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है रमेश सर, यहाँ पे भी लिखिए मत। तो देखिए राजस्व प्राप्तियां और राजस्व, और ऋषि मैम आपको क्लियर तो हुआ ना कैसे? मतलब देखिए जो भारत की आय है ना, वहां पे वो आय है और कर चीज अलग होती है, ठीक है मैम। उधार पे ब्याज है, वो टैक्स नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऐसे पहले मैं भी कंफ्यूज होता था बार बार, लेकिन बाद में समझ में आया कि टैक्स और उधार वाला जो चीजें हैं वो अलग होती हैं। चलिए, 4 प्रमुख समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, वो पहले से पता है। फार्मर है, पुअर है, यूथ है और वुमेन्स है, ठीक है। तो अब इसको कोड बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? FPWY, FY, क्या कोड बन सकता है? बढ़िया से देखिए, PFY, सर ऐसे ही बना सकते हैं, गरीब युवा महिला के साथ अन्न खाया। गरीब हुए महिलाओं के साथ अन्न खाया। हाँ अरे नहीं, मतलब गरीब युवा, अन्नदाता जो युवा है, ठीक है, या अन्नदाता महिलाएं गरीब युवाओं को, ऐसे बनाइए ना, अन्नदाता युवा, अन्नदाता महिलाएं गरीब युवाओं को, ठीक है। पिछले साल की भी थीम यही थी, गरीब महिला युवा किसान। गरीब महिला युवा किसान, ये सही है, गरीब महिला युवा किसान, गरीब महिला युवा किसान लिख लीजिए आप लोग, गरीब महिला युवा किसान, गरीब महिला युवा किसान। सब बेकार हैं, रोजगार बेरोजगार हैं, ठीक है। गरीब महिला और युवा किसान भी क्या है, सब बेरोजगार हैं। चलिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? एक और हंड्रेस और निधि मैम आप बताइए। 2020 में। 2020 में जब कोविड आया था, ठीक है। लेकिन जो ये योजना विस्तारित की गई है वो कब शुरू हुई थी? कन्हैया सर। कौन सी योजना सर? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो विस्तारित की गई है 5 वर्षों की अवधि के लिए, इस योजना को कब शुरू किया गया था? सर 2020 ही तो है। नहीं, रमेश सर आप बताइए। सर 2019। 2019, मतलब योजना आने से पहले विस्तारित कर दी जाएगी। मोहित सर विस्तार पूछ रहे हैं कि योजना पूछ रहे हैं? योजना पूछ रहे हैं सर 2021 है सर। 2021 है। 2021। अच्छा जी सर। चलिए, मतलब क्लियर नहीं है किसी को, और कोई क्लियर नहीं? सर सितंबर 2022 तक थी, उसके बाद फिर कंटिन्यू करी गई थी। चलिए, अब किसी को क्लियर नहीं है तो अब नोट से ध्यान से सुनिए। जो कोविड के दौरान योजना आई थी वो दिसंबर 2022 में कंप्लीट कर दी गई, ठीक है। दिसंबर 2022 में कोविड के दौरान जो योजना आई थी उसे खत्म कर दिया गया, क्योंकि उस दौरान जो बजट था वो दूसरे तरीके से निकाला जाता था और दूसरे तरीके से उसे व्यय किया जाता था। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2023 से इसी योजना को उसी नाम से फिर से आगे बढ़ाया, ठीक है। इसी योजना को मतलब उसी तरह से है, लेकिन क्या किया कि सरकार जो राज्यों को देती थी और कुछ तरह से जोड़ के, मतलब सरकार राज्यों और केंद्र का दोनों को मिला के कर दिया, जिससे कि फंड कम जाए, ठीक है, पैसा कम लगे। तो 1 जनवरी 2023 से ये योजना का विस्तार किया गया, ठीक है। 1 जनवरी 2023 से 2024 के लिए 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। फिर ये 2024 के बाद ये जब बजट आया तो 2024 का 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को। सबको क्लियर हुआ ये? ये उस समय मैंने पढ़ा था जब उसमें तुरंत न्यूज आई थी, जब भारत सरकार ने ऐसा किया था, तो मैंने कहा कि ये भी अच्छी चीज है, अगर प्रश्न बन सकता है तो हम लोग मेंस में इसको लिख सकते हैं कि भारत सरकार ने इसको पहले बंद कर दिया, मतलब दिसंबर 2022 में कंप्लीट मार दिया और फिर से 1 जनवरी 2023 से इसे थोड़ा सा कुछ मॉडिफाइड रूप में लाया है, ठीक है। क्लियर है ये? चलिए, बजट में मुख्य रूप से जी, बजट में मुख्य रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया, ठीक है। रोजगार यानी स्किल डेवलपमेंट, साथ में एमएसएमई और मध्यम वर्ग। एमएसएमई में जो इन्वेस्टमेंट है, यानी एमएसएमई में जो इन्वेस्टमेंट है माइक्रो सेक्टर में, सबसे माइक्रो सेक्टर में कितना है? जी मोहित सर आप बताइए। 1 करोड़ है सर। 1 करोड़ कितना का टर्नओवर है नितिन? 5 करोड़ का। रोहित सर, मीडियम इंटरप्राइजेज में कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट है? रोहित सर, मीडियम इंटरप्राइजेज में कितना का है?
रिशु मैम आप बताइए। सर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसमें। है और 50 करोड़ है सर, 50। मतलब प्रश्न को बोल रहे हैं सर टर्नओवर 50 है और इन्वेस्टमेंट 10 है। एक मिनट कन्हैया सर एक मिनट। जिन लोगों ने अभी 10 और 50 बोला है, थोड़ा सा अपने आसपास अगर जगह खाली हो तो 50 बार उठक बैठक करिए। मैंने पूछा क्या है मीडियम को, आप लोग कहाँ घुस गए? मतलब ध्यान भी नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन पे। मैं इसीलिए कुदा के पूछा हूँ मुझे पता है कि सब 10-50 बोलने के लिए रेडी बैठे हैं, इसलिए छोड़ दो, मीडियम पे आओ ठीक है, ध्यान से सुना कीजिए प्रश्न को। ठीक है, चलिए इस संदर्भ में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य युवाओं को ठीक अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों को पैकेज दी गई। ठीक है, 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, इन 5 योजनाओं को और पहलों के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा, जिसके लिए केंद्रीय परिबद्ध 2 लाख करोड़ रुपए रखा गया। कितना रखा गया है? 2 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। 5 योजनाएं कौन कौन सी होंगी आगे हो सकता है मिल जाए कौन कौन सी है। ठीक है, इसके बाद इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1,48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस पर बजट का मुख्य विषय क्या है? बजट का मुख्य विषय क्या है? एम्प्लॉयमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है और साथ में मिडिल क्लास है और एमएसएमई है। ठीक है, तो बजट का मुख्य विषय क्या क्या है? एम्प्लॉयमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, एमएसएमई है और मिडिल क्लास है। अब आइए बजट की प्राथमिकताएं। बजट में देखिए 4 मुख्य विषय हैं, 4 मुख्य समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और बजट में जो कुल प्राथमिकताएं वो कितनी हैं? 9 हैं। बजट में कुल प्राथमिकताएं कितनी हैं? 9 हैं। 9 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। ठीक है, कृषि में उत्पादकता नंबर 1 है। भूपेंद्र सर आपका कोई क्वेरी है क्या? चलिए, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण है। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय है। ठीक है, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय है। विनिर्माण और सेवाएं हैं। ठीक है, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान, विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। ठीक है, तो 9 किसको याद है? एक एक करके एक बार हैंड चाहिए, सबको बताना है। 9 को एक बार लाइन से बताना है। चलिए लाइन से, चलिए रिशु मैम आप बताइए पहला। तो कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। हिमांशु सर दूसरा। सर रोजगार एवं कौशल। कन्हैया सर तीसरा। सर इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज। अमन सर चौथा। सर ऊर्जा सुरक्षा। सौरभ सर पांचवा। शहरी विकास। नितिन छठवा। सर एनर्जी सिक्योरिटी। सातवां भूपेंद्र सर। सेवाएं। हार्सी सर आठवां। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। और मोहित सर नौवां। नवाचार, अनुसंधान एंड विकास। चलिए ठीक है, इसे 9 को 9 याद रखिएगा। निम्नलिखित तो सीधे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिकता बजट में शामिल नहीं थी। 3 दे देगा या 1 2 3 4 5 करके कुछ भी ऑप्शन दे देगा। याद रखना है ये सारा। रमेश सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, प्लीज। हेलो जी सर बोलिए। कह रहा हूँ कि क्या इसको इंग्लिश में करना है क्या? सर इंग्लिश में अगर याद कर लीजिए इंग्लिश में कर लीजिए, हिंदी में कर लीजिए हिंदी में कर लीजिए। ठीक है, चलिए कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता में देखिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र यानी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यानी कितने बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है? 10,000। कितने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है? 10,000 है। झींगा ब्रूड स्टॉक यानी झींगा ब्रूड स्टॉक हेतु न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्र का नेटवर्क जो है स्थापित करने में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यानी झींगा के ब्रूड स्टॉक के लिए। ठीक है, झींगा के लिए रखा जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। रोजगार और
कौशल प्रशिक्षण। तो रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के पैकेज के एक भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू की है। वो 3 योजनाएं कौन-कौन सी नीचे देखिए लिखा हुआ है। 3 योजनाएं हैं। पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले जो ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी को 1 माह का वेतन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा, जो कि अधिकतम 15,000 रुपए हो सकता है। ठीक है, यानी अधिकतम 15,000 रुपए तक या फिर 1 माह का जो वेतन है 3 किस्तों में सरकार प्रदान करेगी। 3 किस्तों में क्या करेगी? सरकार प्रदान करेगी अगर ईपीएफओ में कर्मचारी पंजीकृत हुआ है। इस योजना के अंतर्गत पात्रता सीमा 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक का मासिक रखा गया है। ठीक है, यानी 1 लाख रुपए तक मासिक होगा तभी मिलेगा और साथ में 2,10,000 युवाओं को लाभ प्राप्त होने की संभावना है इससे। ठीक है, तो मेन तो यही बनेगा प्रश्न। अगर स्टेटमेंट रिलेटेड प्रश्न बनेगा तो तीनों में याद रखिएगा। वैसे मतलब अधिकतम जो वेतन मतलब अधिकतम कितना दिया जा सकता है ईपीएफओ में? ऋषि मैम बताइए अधिकतम कितना दिया जा सकता है? ऋषि मैम सर एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर दीजिए। मतलब अधिकतम जो वेतन है, जैसे सरकार ने बोला है कि 1 माह का जो वेतन है या फिर अधिकतम कितना दिया जाएगा? 15,000 रुपए सर। ठीक है, योजना जो है विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की बात है। योजना का विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की बात है। ठीक है, पहली बार रोजगार प्राप्त करने से वाले से जो संबंध है प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए विशिष्ट है। ठीक है, और विशिष्ट पाने के लिए ईपीएफओ में अंशदान के लिए कर्मचारी को नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में जिसको रोजगार मिला है कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। ठीक है, और योजना जो है नियोक्ताओं को सहायता क्या है? इसके अंतर्गत क्या करें? नियोक्ताओं को सहायता है। पहले में है पहली योजना है वो पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों के लिए है। दूसरा जो है इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को फायदा होगा और तीसरा जो है नियोक्ताओं को सहायता है। अर्थात इसमें 1 लाख रुपए प्रति माह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी। यानी जितने भी लोगों को 1 लाख रुपए से कम के वेतन पे रखा गया उनकी गणना की जाएगी। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान हेतु उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपए प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। 2 वर्ष तक 3,000 रुपए की प्रति माह प्रतिपूर्ति करेगी। इसके अलावा 50 लाख नौकरियों के सृजन की आशा है। कितने? 50 लाख नौकरियों के सृजन की आशा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार संदर्भित निधि। सरकार जो है संदर्भित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखी है। गवर्नमेंटल प्रमोटेड फंड के तहत जो गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक की ऋण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। मॉडल कौशल ऋण योजना को भी संशोधित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक की ऋण की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी उच्चतर शिक्षा अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो कितने रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी? वो 10 लाख रुपए तक की है। 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण की राशि की 3% वार्षिक छूट भी हेतु बाइचर दिए जाने के प्रावधान है। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3% वार्षिक ब्याज छूट हेतु ई वाइचर प्रदान किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएम पैकेज की चौथी योजना है। 5 वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ठीक है, कौशल प्रशिक्षण में क्या है? 5 वर्षों में 20 लाख को दिया जाएगा। इसके अलावा परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण से हब और स्पोक मॉडल में 1 लाख औद्योगिक प्रशिक्षण 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यानी कितने आईटीआई की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है? तो 1,000। कितने आईटीआई स्थापित किए जाने का लक्ष्य है? 1,000। नितिन और विवेक कोई क्वेरी है क्या आपकी? विवेक सर, नितिन सर। यस सर जी। यस सर, वो जो आप बताए थे सर ये कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता में 5 राज्यों में 10 समर्थ आधारित केसीसी लागू मतलब वो की जाएगी। तो सर वो 5 राज्य के नाम बताने वाले थे आप। वो मिला नहीं अभी पायलट प्रोजेक्ट उससे लॉन्च नहीं हुआ। बस अभी मतलब घोषणा हुई थी। मैं पूरा खोज डाला बजट पे जाके, बजट का पीआईबी का पूरा डेटा पढ़ा, फिर भी मुझे नहीं मिला। उसमें यही था हाँ, अभी उसमें यही था कि पायलट प्रोजेक्ट है किन-किन राज्यों में किया जाएगा और सरकार अभी बाद में घोषणा करेगी। ठीक है,
ये अभी सही था, हम लोगों ने पढ़ा था 5 राज्य जो है समर्थ क्रेडिट कार्ड था, ठीक है। तो 5 राज्य कौन-कौन से अभी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट को बताया नहीं किस-किन राज्यों में होगा। रमेश सर आपकी भी कोई क्वेरी है क्या? सर आपकी आवाज कट रही है। जी सर। सर आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है। सर इसमें का सर आपने ईयरफोन लगाया है क्या? सर हमका डेटा खत्म हो गया क्या? अब आप जानिए सर डेटा खत्म हो गया क्या हो गया है? आपकी आवाज बिल्कुल भी कट के आ रही है और हमारे पास बिल्कुल भी सही से आवाज नहीं रही। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने में अभी मतलब पूरी तरह से मतलब जब तक आवाज सुनी नहीं जा सकती तो उत्तर नहीं दे पाएंगे सर। आप बाद में सर कॉल पे बात कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, इसके लिए मिशन पूर्वोदय लाया गया है। मिशन पूर्वोदय के अंतर्गत कितने राज्यों को शामिल किया गया है? मिशन पूर्वोदय के अंतर्गत कितने राज्यों को शामिल किया गया है? जी अमन सर आप बताइए। सर 5 राज्यों को। 5 राज्यों को शामिल किया गया। पहला राज्य कौन सा है रिशु मैम? पश्चिम बंगाल। दूसरा राज्य कौन सा है मोहित सर? बिहार। तीसरा राज्य कौन सा है हिमांशु सर? सर झारखंड। निधि मैम बताएंगी चौथा राज्य कौन सा है? उड़ीसा। और 5वां राज्य क्या है मैम? पल्लवी मैम? आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, ठीक है, मिशन पूर्वोदय 5 राज्यों में शुरू किया जा रहा है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर गया में एक औद्योगिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। गया में एक औद्योगिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो एडिटोरियल में पढ़ा है उससे कम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो एडिटोरियल वाला जो आप लोगों को पढ़ाया गया है उसे जरूर एक बार रिवीजन कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें कम दी गई हैं, ठीक है। सभी लोग मेरी आवाज समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? सर यहाँ पिरपैती भी नहीं दिए है। हाँ, पिंपराइती भी नहीं दिया है और ये बहुत सारी चीजें छूटी हुई हैं और हमें लगता है कि नीचे की तरफ है। नहीं पिंपराइती तो मान लो दिया है, ठीक है, लेकिन दिया है सर, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता में अरे ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें बस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कम है, एक्स्ट्रा चीजें अलग कुछ मिल रही हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे हमें लगता है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल्स अच्छे से किया था, हर चीज को हर टॉपिक वाइज अलग हुआ था, ठीक है। तो बिहार में 26,000 करोड़ रुपए से पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर सहित अन्य सड़कों में अन्य जगहों पर सड़क संपर्क विकास किया जाएगा, ठीक है। ये तो उतना इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। बस पिंपराइती जो पावर प्रोजेक्ट है, जो नए संयंत्र 2400 मेगावाट का होगा, इसे ध्यान देना है। पिंपराइती पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर हो? बिहार में होगा। इसके अलावा विनिर्माण और सेवाएं, विनिर्माण और सेवाएं, विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना जो है, यह योजना सांपार्श्विक अथवा तृतीय पक्षी गारंटी के बिना, ठीक है, मशीन और उपकरण खरीद के लिए एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराएगी, ठीक है। यानी एमएसएमई क्षेत्र को अगर प्रश्न आता है मेंस में भी कि एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, तो इसे करंट से रिलेटेड करके कर सकते हैं। पल्लवी मैम आपका कोई क्वेरी है क्या? चलिए ठीक है। उसका प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी कवर देने के लिए स्व-वित्त गारंटी निधि है, सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाई जाएगी, जबकि ऋण की राशि इससे अधिक हो सकती है, ठीक है, ऋण की राशि इससे अधिक हो सकती है। एमएसएमई को ऋण के लिए एक नया निर्धारण माडल बनाया जाएगा। मुद्रा जो ऋण है उसमें तरुण श्रेणी की जो वर्तमान सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दी गई तरुण सीमा की। जैसा कि आप सभी को पता है, मुद्रा जो योजना है इसमें जो लोन दिया जाता है, जो उधार दिया जाता है, वो शिशु, किशोर और तरुण 3 श्रेणियों में दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। लेकिन ये 10 लाख रुपए जो दिया जाएगा वो किसी विशेष तरह से, जिसने पहले लोन लिया हो और उसे पहले चुका दिया है, फिर उसे 20 लाख रुपए तक कर दिया जाएगा, इस तरह का था। इसके अलावा था फूड इरिडेशन। फूड इरिडेशन की जो कितनी इकाइयां स्थापित किए जाने का लक्ष्य है? 50। फूड इरिडेशन के लिए यानी खाद अविकिरण के लिए 100। अच्छा एक मिनट सर, फूड इरिडेशन की गुणवत्ता और फूड एग्रीगेशन खुद गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए 50 एमएसी इकाइयां हैं सर। फूड 100 प्रयोगशालाएं सर, उसके नीचे है सर, खाद्य फूड एरिडेशन के लिए 50 है, ठीक है, फूड एरिडेशन के लिए 50 है और 100 जो है खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए, ठीक है।
खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं 100 बनाई जाएंगी। ठीक, एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, पीपीपी मोड पे क्या किया जाएगा, ई निर्यात केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, संकट के अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता दी जाएगी। ठीक है, संकट के अवधि में एमएसएमई को ऋण सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं राज्यों और निजी क्षेत्र में साझेदारी में। ठीक है, निजी क्षेत्र की साझेदारी से 100 शहरों में संपूर्ण अवसंरचना के विकास के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। आप लोगों को पहले बताया जा चुका था। कितने शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, 100 शहरों में। प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क कितने शहरों में स्थापित किए जाएंगे, 100 शहरों में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 12 इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे। 12 में से उत्तर प्रदेश में 2 थे, आगरा और प्रयागराज, यही थे ना, आगरा और प्रयागराज था। और जो 12वां था हरियाणा का था। ठीक है, 12वां कहाँ का था, हरियाणा का था। ठीक, इसके अलावा है महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन और पुनर्चक्रण के उनके ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये देखिए वहां पे नहीं पढ़ा था लोगों ने, कि पढ़ा था शायद। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन यहाँ पे मिल रहा है महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन और पुनर्चक्रण के लिए। फिर इंटर्नशिप अवसर, यानी इंटर्नशिप अवसर के लिए पीएम पैकेज की 5वीं योजना है। इसके लिए 5 वर्ष के बाद में 1 करोड़ युवाओं को लगभग शीर्ष 500 कंपनियां जो हैं उसमें इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जाएगा। 5 वर्षों के अवधि में 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में, जो शीर्ष 500 कंपनियां हैं उसमें इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें यही है कि जो सीएसआर निधि के माध्यम से प्रतिमाह, सीएसआर निधियों के माध्यम से प्रतिमाह 5,000 रुपए का भत्ता और 6,000 रुपए का एककालिक यानी वन टाइम असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, 6,000 रुपए का वन टाइम असिस्टेंस होगा, 6,000 रुपए का वन टाइम असिस्टेंस होगा। और साथ में 5,000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। 5,000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, कंपनियों में प्रशिक्षण लागत, कंपनियों से प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत जो है 10% अपनी सीएसआर निधि के वहन करने की अपेक्षा की जा रही है। यानी सीएसआर की जो संकल्पना है किस अधिनियम के तहत आई है, सीएसआर की संकल्पना किस अधिनियम के तहत आई है? जी गणेश सर बताइए। सर 2013, वर्ष 2013 के अधिनियम के तहत आई है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं आज क्या सर, 2013 कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013। हाँ, सीएसआर जो है यानी जो सर सीएसआर है सर, सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। हाँ, कारपोरेट रिस्पांसिबिलिटी, सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। कंपनी जो अपने कुल लाभ का 2% जो है सीएसआर में लगाएगी, लाभ का 2% लगाएगी। उसका कुछ निश्चित क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अधीन रहते हुए लगाना है कि इतना अगर लाभ होता है, इतना % उसका टर्नओवर है, तो इसके हिसाब से रखा गया। ठीक है, उसके बाद शहरी विकास है। क्या है, शहरी विकास है। तो आज की क्लास को थोड़ा सा हम यही रखेंगे, क्योंकि हमारा मतलब हेडेक बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी गला सूख रहा है। हमें लग रहा है कि कुछ मेडिसिन देनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो चलिए, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं।